हेलो दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पर, अरविंदा एवन एजुकेशनल के इस चैनल पर। ठीक है दोस्तों, मैं स्टार्ट करने वाला हूं आज का लेक्चर नंबर 5 जो केमिस्ट्री का। अभी तक हम लोगों ने 4 लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज उसमें लेक्चर नंबर 5 हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि मैंने लेक्चर नंबर 4 के अंदर कंसंट्रेशन, किसी भी सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां डिस्कस की थी, जिसमें से कुछ विधियां हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस की है और उसके बाद कुछ विधियां हम लोग लेक्चर नंबर 5 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। दोस्तों, यदि मैं बात करूं आज के इस लेक्चर में, तो सबसे पहली टॉपिक हमारे पास यहां पे जो होने वाली है वह है नॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मलता यानी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की बात करें यदि हम लोग, तो सबसे पहली बात की होता क्या है। ठीक है, यदि नॉर्मेलिटी की बात की जाए तो सबसे पहली बात यह है कि नॉर्मलता किसे कहते हैं। तो यदि नॉर्मलता की बात करें तो डेफिनेशन लिखी हुई है कि किसी विलयन के 1 लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के ग्राम तुल्यांक उस विलयन की नॉर्मलता कहलाते हैं या नॉर्मलता के बराबर होते हैं। यदि किसी विलयन के 1 लीटर में जितने विलय के ग्राम तुल्यांक घुले होंगे उसे ही हम क्या कहेंगे, उस विलयन की नॉर्मलता कहेंगे। या ऐसे समझ लीजिए, किसी विलयन के 1 मिलीलीटर में, किसी विलयन के 1 मिलीलीटर में घुले पदार्थ के मिलीग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, यानी किसी भी विलयन के 1 मिलीग्राम में कितना विलय के कितने मिलीग्राम तुल्यांक घोले गए हैं। ठीक है, मिलीग्राम तुल्यांकों की कितनी संख्या है, वह संख्या ही क्या कहलाएगी, विलयन की नॉर्मलता। बात समझ में आ रही है बेटा? यदि आप लोग को यह बात समझ में आ रही है तो अब ये समझो, विलयन की नॉर्मलता बराबर क्या होता है। विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। यदि अब बात ये आती है कि सर ये ग्राम तुल्यांक क्या होता है। ठीक है, ग्राम तुल्यांक क्या होता है, तो ग्राम तुल्यांक बराबर होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान या ग्राम तुल्यांक। ठीक है, आप लिख सकते हैं तुल्यांकी द्रव्यमान भी लिख सकते हो आप उसके जगह। ठीक है, तो मैं भी तुल्यांकी द्रव्यमान ही लिख दे रहा हूं, आप समझ लेना। ठीक है, इसको यानी आप इसे क्या लिख सकते हो, तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक है, यानी ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होगा, विलय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान। विलय का जो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल हमारे पास है वह है W। क्या है, W। और तुल्यांकी द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल हमारे पास वो है E मतलब इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, या इक्विवेलेंट मास आप कह सकते हो। यहां पर ग्राम तुल्यांक बराबर विलय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान, यानी ग्राम तुल्यांक की वैल्यू कितनी है, W/E के। यदि W/E के बराबर है तो अब इस अवस्था में यदि हम लोग बात करें तो नॉर्मलता को आप N से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो N बराबर क्या आएगा, विलय का द्रव्यमान, विलय का ग्राम तुल्यांक, ठीक है, और बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है बेटा, विलयन का आयतन लीटर में। आपको अभी भी बताया कि विलय का ग्राम तुल्यांक, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास सिंबल है वह है W/E इंटू 1/विलयन का आयतन भी। लेकिन ये कब, जब लीटर में होगा तब। यदि कदो सर विलयन का आयतन लीटर में ना दिया जाए तब क्या करेंगे, यदि विलयन का आयतन लीटर में गिवन ना हो तब क्या करना पड़ेगा, तो कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको, बस केवल इतना लिख देना है, N = W/E इंटू 1000/V। यानी आपको मिला क्या, N =
W अपान E इंटू 1000 अपान V। ये आपको नॉर्मलता के केस में फार्मूला मिल गया। और इसका जो मात्रक होता है वह नॉर्मलता ही लिखा जाता है ना, नॉर्मलता को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल n है, और इसका जो मात्रक होता है वो नॉर्मलता होता है, आप वो लिख सकते हो। एक बार फिर से समझ लीजिए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। नॉर्मलता, नॉर्मलता क्या होता है? किसी विलयन के 1 मिलीलीटर में घुले पदार्थ के मिलीग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। यानी आप 1 मिलीलीटर लीजिए या 1 लीटर विलयन लीजिए, ठीक है, उसमें आप कितने तुल्यांक विलेय मिला रहे हो, ठीक है, कितने ग्राम तुल्यांक आप विलेय डिजॉल्व कर रहे हो, उसके आधार पर उस विलयन की नॉर्मलता परिभाषित होती है। जैसे कि यहां पे लिखा भी है कि नॉर्मलता को n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नॉर्मलता को n से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है इतनी बातें? यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे अगली विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की अगली विधि, वह है मोलरता के पदों में, मोलरता के पदों में, ठीक है, मोलरता के पदों में। दोस्तों यदि हम लोग बात करें मोलरता के केस में तो थोड़ा ध्यान से समझो, देखो क्या लिखा हुआ है। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम अणु या उसकी ग्राम अणु उसकी मोल उसकी मोलरता के बराबर होती है, मतलब ग्राम अणुओं की संख्या उसकी मोलरता के बराबर होती है। फार्मूला क्या है? विलयन की मोलरता बराबर विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब बात यह आती है कि मोलरता को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? तो मोलरता को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो है कैपिटल M, ठीक है। अब रही बात कि सर फार्मूला क्या है। आप एक चीज समझो, आप लोगों ने, ठीक है, सबसे पहली चीज यहां पर हम लोगों ने मोलरता के लिए जो सिंबल यूज किया वो कैपिटल M, ठीक है भाई, लिख लेते हैं। लेकिन M बराबर होता क्या है? तो यहां लिखा हुआ है विलेय के ग्राम अणु, विलेय के ग्राम अणु अपान विलयन का आयतन, अपान विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है बेटा, विलयन का आयतन लीटर में। इतनी बात समझ में आ गई। M इज इक्वल टू विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बेटा अपान में विलयन का आयतन लीटर में। इतनी बात तो ठीक है सर। कहते सर इतनी बात तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट फार्मूला क्या मिलेगा? जैसे कि आपने नॉर्मलता के अंदर आपको फार्मूला दिया गया था, तो उस केस में यदि फार्मूले की बात की जाए तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ग्राम अणु, विलेय के ग्राम अणु या मोल, ठीक है। यदि ग्राम अणु या मोल की बात की जाए तो पहले आप समझो, ग्राम अणु या मोल इसकी बात की जाए तो ये बराबर किसके होता है? तो ये बराबर होता है भार बटे अणु भार के। और किसकी बात कर रहे हैं? विलेय के ना। किसके बराबर होता है? भार बटे अणु भार के। तो विलेय का भार है, मतलब विलेय के ग्राम अणु की बात हो रही है या विलेय के मोलों की संख्या की बात हो रही है। तो आप लिख सकते हो M इज इक्वल टू W अपान M डैश इंटू V, ठीक है। यानी M इज इक्वल टू W अपान M डैश इंटू V। M क्या है भाई? मोलरता। कैपिटल M क्या है? मोलरता। W क्या है? विलेय का भार, ठीक है। और ये M डैश क्या है? M डैश लिखना चाहो या M लिखना चाहो, बात ठीक है, ठीक है। और M क्या है? विलेय का अणु भार। क्या है? जो भी विलेय आप डिजॉल्व कर रहे हो उसका जो अणु भार होगा वो है ये M। यानी M इज इक्वल टू W अपान M डैश इंटू V। यदि ये V लीटर में होगा तब ये फार्मूला बनेगा। यदि सर ml में आ गया तब क्या करेंगे? यदि हमारे पास जो फार्मूला है M इज इक्वल टू, इस फार्मूले में M इज इक्वल टू W अपान M डैश इंटू V, ये तो मिला हुआ है, ठीक है सर। लेकिन यदि सर कह दिया जाए कि V की वैल्यू लीटर में ना होकर यदि ml में आ जाए तो उस केस में फार्मूले में क्या परिवर्तन होगा? तो यदि V की वैल्यू लीटर में ना होकर ml में हो जाए तो उस केस में फार्मूले में वैल्यू चेंज हो जाती है और M इज इक्वल टू W अपान
m इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान एम डैश इंटू वी और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यानी आपको मिलेगा फार्मूला m इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 अपान एम डैश इंटू वी। अब इसको ध्यान से समझो, मोल क्या होता है, ये मोल ही लिखा हुआ है ना, मोल बराबर होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। ये मोल किसका है, ठीक है, ये मोल किसका है भाई, तो ये मोल है हमारे पास, ये जो मोल है हमारे पास, ठीक है, वो किसका है, तो ये मोल है विलेय का। किसका है, विलेय का, ठीक है। यदि मोल विलेय का है तो ये भार भी किसका होगा, विलेय का, और ये अणुभार किसका होगा, वो भी विलेय का। आई बात समझ में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, बाद में लोग भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि विलेय का लिखना है कि विलायक का लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, ये किसकी बात करने वाले हैं, विलेय की बात करने वाले हैं। क्लियर है भाई, इतना तक, यहां तक की बातें समझ में आ रही है, यहां तक में कोई परेशानी है, ठीक है, यहां तक में कोई परेशानी है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, और नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलेंगे और अगले टॉपिक की ओर चलें। तो अगला टॉपिक है मोललता, ठीक है। देखो अब थोड़ा ध्यान समझना, अभी हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा मोलरता, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, मोलरता के केस में किसी विलेन के 1 लीटर में, ठीक है, मोलरता के केस में जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, किसी विलेन के 1 लीटर में यदि 1 लीटर आप विलायक लिए हो और उसमें विलेय डिसॉल्व कर रहे हो तो वह केस क्या बनती है, मोलरता की बनती है। लेकिन अभी जो हम लोग अगली टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, किसी विलायक के 1 किग्रा में, 1 किग्रा में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या, अभी तो ग्राम अणु की बात वहां भी कर रहे थे ना, मोलरता के अंदर भी आप यही बात कर रहे थे, अब मोललता के अंदर भी यही बात कर रहे हो। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में केवल एक चीज का अंतर है कि वहां आप 1 लीटर विलयन लिए थे और यहां पर जो आप विलयन ले रहे हो वह 1 किलोग्राम ले रहे हो। आई बात समझ में, क्लियर है, बोलो भाई, समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मोललता को प्रदर्शित करती है। मोललता बराबर विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किग्रा में, ठीक है। यानी मोललता को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल है हमारे पास वह है स्मॉल m, ठीक है, क्या है, स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m बराबर विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या भाई यानी मोलों की संख्या, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, विलायक का, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो विलायक का द्रव्यमान होगा वो किलोग्राम में होगा, किसमें होगा, किलोग्राम में। कह दो सर यदि किलोग्राम में ना अवेलेबल हो तब क्या करेंगे, तो भैया देखो आपने अभी अभी ये फार्मूला पढ़ रखा है, ठीक है, तो वहां पर m इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, ठीक है, विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार अपान विलेय का अणु भार अपान, यही है ना अणुओं की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या, ठीक है, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार अपान विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान वो भी किसमें, किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में। तो m इज इक्वल टू विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलेय का भार यानी W, ठीक है, विलेय का अणु भार यानी m डैश इनटू पूरे के बटे में ही है, ठीक है, तो आप यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो
विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान आप कैसे लिखोगे? कैपिटल एम। ठीक है, याद रखिएगा कैपिटल एम डैश भी कर सकते हो आप, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि ये आपका मोललता नहीं है, सॉरी मोलरता नहीं है, हम मोललता के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, हम मोललता के अंदर बात कर रहे हैं और मोललता के अंदर जो द्रव्यमान है उसको रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो m इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम डैश इंटू कैपिटल एम डैश इंटू, यदि ये m की वैल्यू किलोग्राम में हो, यदि ये m की वैल्यू किलोग्राम में हो तब तो ठीक है, यदि ये ग्राम में आ जाए तो क्या करना पड़ेगा? तो कुछ नहीं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले वाले में कर रखा था। ठीक है, जैसा कि इसके पहले वाले में आप लोगों ने कर रखा था, m इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम डैश इंटू कैपिटल एम डैश। बात समझ में आ गई? यदि इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है, तो जल्दी से थम्स अप कर दो। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और इसके साथ साथ यदि आप हमारे साथ जुड़कर क्लास 12th 11th 10th और 9th यानी क्लास 9 10th 11th और 12th के ऑनलाइन क्लासेस करने चाहते हो तो एक मिनिमम कॉस्ट के अंदर ये सारी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन। इसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पर ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप जब यदि उसे रजिस्टर्ड करेंगे तो रजिस्टर्ड करने के बाद आपको दिखेगा उसमें कोर्स, माई कोर्स या फिर कोर्स का सेक्शन। ठीक है, उसमें आपको क्लास 12th क्लास 11th क्लास 10th और क्लास 9th इन सभी के क्लासेस मिल जाएंगे और अपने क्लास को, अपने स्ट्रीम को चूज करके वहां से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्लास की, अगले टॉपिक की ओर। और अगला टॉपिक हमारे पास है मोल प्रभाज। ठीक है बेटा, क्या है? मोल प्रभाज। ठीक है, यदि बात करें तो क्या लिखा हुआ है? लिखा है विलयन में विलेय या विलायक में से, विलयन में विलेय या विलायक में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मतलब क्या है सर? मतलब यह है कि यदि विलयन बनाओगे तो विलयन के अंदर दो चीजें होंगी, एक का नाम विलेय है और एक का नाम विलायक है। ये दो चीजें तो होंगी, एक का नाम विलेय और दूसरे का नाम विलायक। ये दो चीजें आपके पास होंगी। यदि विलेय और विलायक दो चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, यदि दो चीजें आपके पास अवेलेबल हैं तो उस केस में मोल प्रभाज जो निकलेगा वह विलेय और विलायक दोनों का अलग अलग निकलेगा। ठीक है, विलेय और विलायक दोनों का अलग अलग निकलेगा। आई बात समझ में? अब इस केस में यदि विलेय का मोल प्रभाज निकालना है या विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो उसमें से किसी एक की बात कर लेते हैं। तो परिभाषा दिखा हुआ है कि विलयन में विलेय या विलायक में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या। जब कुल की बात करेंगे तो विलेय और विलायक दोनों को जोड़ देंगे, और ऊपर क्या बात करेंगे? जब जिसका निकाल लें उसमें से कोई एक, और जब कुल की बात करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो उसमें से एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे मोल अंश भी कहा जाता है। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ये याद रखिएगा कि इसे मोल अंश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप प्रीवियस ईयर यदि पेपर देखोगे, PYQ आप देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर यह टॉपिक पूछा गया है, लेकिन मोल प्रभाज के नाम से नहीं, मोल अंश के नाम से। ठीक है, मोल प्रभाज के नाम से नहीं पूछा गया है, बल्कि किसके नाम से पूछा गया है? मोल अंश के नाम से पूछा गया है। तो इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो पढ़ रहे हो उसे किसी और नाम से जाना जाता है क्या? यदि जाना जाता है तो वो आप याद रखो। क्यों? क्योंकि यदि उस नाम से क्वेश्चन पूछ लिया गया और आपको पता ही नहीं है तो उस अवस्था में होगा क्या? आप तो कहोगे सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, और आप सब जानते हो उसके बारे में। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर इतनी बातें? यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अब थोड़ा समझ लेते हैं कि पहले ये बताओ कि ऊपर वाली जो लाइन लिखी है ना वो अच्छे से क्लियर नहीं हो रही है। चलो मान लेते हैं किसी विलयन में, एक विलयन में विलेय की जो मोलों की संख्या है वो स्मॉल n है। कितनी है? स्मॉल n है। ये n क्या है? मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। ठीक है, जिसकी भी बात कर रहा हूं। ठीक है, यानी
मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार। यदि वो विलेय के मोलों की संख्या बात हो रही है तो विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। यदि विलायक की बात हो रही है तो विलायक के मोलों की संख्या की बात हो रही है तो विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अब इतना समझो कि जो विलेय के मोलों की संख्या होगी उसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और जो मोलों की संख्या होगी उसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यानी विलेय का मोल प्रभाज बराबर, यदि विलेय का जो मोल प्रभाज होगा, विलेय का जो मोल प्रभाज होगा, विलेय का मोल प्रभाज बराबर n अपान n प्लस n। देखो भाई अब समझो थोड़ा ध्यान से, विलेय यानी आप मान लो कि विलेन बना रहे हो, ठीक है। विलेन किसका है भाई, चीनी और पानी का। मान लीजिए चीनी और जल का विलयन है, चीनी और जल का विलयन है। यदि आप बात करोगे तो आप सबको पता है कि चीनी इसमें विलेय है और जल आपका विलायक है, ठीक है। यदि कोई आपसे कहे कि इसका मूल प्रभाज निकालिए तो सबसे पहली बात कि इसका निकालें, विलेय का मूल प्रभाज चाहिए आपको, ठीक है। विलेय का मूल प्रभाज चाहिए या फिर आपको विलायक का मूल प्रभाज चाहिए, विलायक का मूल प्रभाज चाहिए। आपको मूल प्रभाज किसका चाहिए, ठीक है, विलेय का या फिर विलायक का, ठीक है। विलेय का फिर विलायक का। यदि विलेय का चाहिए तो विलेय के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो स्मॉल एन, ठीक है। और जब विलायक के लिए चाहिए तो विलायक के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो कैपिटल एन, ठीक है। अब इस केस में थोड़ा इसको देखो ध्यान से, लिखा क्या है, विलेय का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यानी डिटेल में बात करें हम लोग इसमें, ठीक है, यदि हम लोग डिटेल में बात करें इसमें, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि मोल प्रभाज बराबर किसके मोल प्रभाज की बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं अभी विलेय की बात कर रहे हैं, ठीक है। विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज बराबर मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, ठीक है भाई, बात समझ में आई इतनी। अब इस केस में थोड़ा समझो ध्यान से कि विलेय के मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज कर रहे हैं वो स्मॉल एन, विलेय के लिए कौन सा, स्मॉल एन। और विलयन की बात हो रही तो विलयन में विलेय और विलायक दोनों होंगे ना, तो जब विलयन की बात हो रही है तो विलयन के कुल मोलों की संख्या, तो विलयन में विलेय और विलायक दोनों होंगे, तो क्या लिखेंगे, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। आई बात समझ में। यदि विलेय के मोल प्रभाज की बात करें तो ये क्या आएगा, स्मॉल एन अपन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। लेकिन इसी तरीके से, इसी प्रकार से यदि विलायक की बात आप करो, यदि इसी प्रकार से आप विलायक के मोल प्रभाज की बात करो, विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है, विलायक का मोल प्रभाज बराबर, ठीक है, तो क्या मिलेगा, विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या अपान विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, ठीक है बेटा, ठीक है। यानी ध्यान से देखो, विलायक के मोल प्रभाज की बात करें तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। इतनी बात समझ में आ गई। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो अब थोड़ा ध्यान समझो, अब थोड़ा ध्यान से समझो इसको, ठीक है, कि
विलायक के मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल हमारे पास वो कैपिटल एन, और विलेन के कुल मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल है वो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यही है, आपने इसके पहले भी पढ़ा। नीचे वाला देखो सेम है, ऊपर वाला बदल रहा है। यदि आप विलय की बात करोगे तो स्मॉल लिखोगे, विलायक की बात करोगे तो कैपिटल लिखोगे। क्लियर इतनी बातें। अब इस केस में एक बात और समझो थोड़ा ध्यान से कि ये जो n है, ये जो n है ये मोलों की संख्या है। कैपिटल N किसके लिए है? विलायक के लिए। स्मॉल n किसके लिए है? विलय के लिए। क्या है? मोलों की संख्या है। तो मोलों की संख्या बराबर होता क्या है? मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार, यानी वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। दूसरी चीज वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस केस में थोड़ा ध्यान से समझो कि आप यदि विलय के मोलों की संख्या, यानी आप ऐसे समझो कि यदि आप मोल प्रभाज रिप्रेजेंट कर रहे हो विलय के लिए, तो उसके लिए यदि कहो कि सर सिंबल चाहिए, सिंबल, तो उसके लिए यानी मोल प्रभाज के लिए जो हम सिंबल लेके आते हैं वो है काई। ठीक है, क्या है? काई। ठीक है, मोल प्रभाज के लिए जो सिंबल आता है वो क्या है? काई। अब उसमें भी मोल प्रभाज यदि आप विलय का निकाल रहे हो तो काई ऑफ ए, और विलायक का निकाल रहे हो तो काई ऑफ बी। ठीक है, विलय के लिए काई ऑफ ए और विलायक के लिए काई ऑफ बी। ठीक है। अब इस केस में टोटल काई की बात कर ले तो काई इज इक्वल टू, मतलब कि आप ऐसा समझो, आप इसको ध्यान से समझो कि विलायक के मोल प्रभाज बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, कैपिटल एन अपन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन लिख दिया। अब ये इसको यदि ब्रेक डाउन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं W अपान एम, क्यों? भार बटे अणु भार। तो कैपिटल का है तो कैपिटल में लिखो। ठीक है, कैपिटल में है तो कैपिटल में लिख दो, और स्मॉल में होगा तो स्मॉल में लिख देना। उससे समझ में क्या आएगा कि ये W किसका है? विलायक का। ये M किसका है? विलायक का। ये N की बात करें तो W अपान M। ये स्मॉल से क्या समझ में आ रहा है कि किसका है? विलय का, तो W अपान M। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। काई आप बी रिप्रेजेंट कर दीजिए इसके लिए। काई आप बी से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, चलिए अब कुछ और बातें इसमें समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, पहली बात कि किसी भी विलयन के लिए उसका जो मोल प्रभाज होता है वह इक्वल टू 1 होता है। बिलियन के लिए मोल प्रभाज की वैल्यू 1 होती है। मतलब काई ऑफ ए प्लस काई ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, एक से बड़ा नहीं हो सकता। काई ऑफ ए प्लस काई ऑफ बी की वैल्यू एक से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, काई ऑफ ए प्लस काई ऑफ बी की वैल्यू 1 होती है। तो कैसे होती है सर? अब आप समझ लेते हैं। काई ऑफ ए यदि लिखना चाहें तो हम यही लिखेंगे ना, स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। बोलो, लिखोगे कि नहीं? लिखोगे कि नहीं? पहले बताओ, लिखोगे ना? प्लस काई ऑफ बी की बात करोगे तो क्या लिखोगे? कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यही लिखोगे ना। अगली लाइन में यदि हम लोग थोड़ा सा काम करें तो 1 अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, दोनों में से कॉमन लो तो बचेगा क्या? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। बोलो भाई, बचेगा ना। अब इस भाई साहब से ये पूरा का पूरा कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1। यही तो हमने बोला कि काई ऑफ ए प्लस काई ऑफ बी की जो वैल्यू होगी वह कितने के बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। और एक चीज और समझो, यदि काई ऑफ ए या काई ऑफ बी कोई एक निकाल रहे हो ना, तो ये अपने आप, ठीक है, अपने आप में स्वतः ही एक से बड़ी नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि काई ऑफ ए प्लस काई ऑफ बी दोनों का मान जोड़ के एक होता है, एक से ज्यादा नहीं होता है। तो काई ऑफ ए कभी भी बड़ा नहीं हो सकता एक से ना, ये नहीं होता है कभी भी नहीं होता ऐसा। ठीक है, क्लियर इतनी बातें। अब रही बात कि सर इसमें कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये समझ लो कि इतनी बातें समझ में आ गई क्या। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो एक टॉपिक और इसमें बात करेंगे, वह है हमारे पास एक टॉपिक और वह है फॉर्मलता। क्या है? फॉर्मलता, यानी विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियों में से आपके पास एक लास्ट विधि बची हुई है
फॉर्मलता, ठीक है। यदि हम इस फॉर्मलता की बात करें तो कहता क्या है यह परिभाषा, थोड़ा ध्यान से समझो। वे पदार्थ जिनके आणविक द्रव्यमान सही ज्ञात नहीं होते हैं, ठीक है। यानी फॉर्मलता सब जगह अप्लाई नहीं करनी है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो फॉर्मलता और नॉर्मलता में बहुत डिफरेंस नहीं है। फॉर्मलता और नॉर्मलता कुछ एक जैसे ही हैं, एकदम एक जैसे नहीं है लेकिन कुछ एक जैसे हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर इस चीज का है कि जब आप फॉर्मलता याद निकालना चाहोगे तो फॉर्मलता केवल उन पदार्थों के लिए निकालोगे जिनका आणविक द्रव्यमान सही ज्ञात नहीं होते, यानी जिसका आणविक द्रव्यमान एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं होते, उनके लिए ही फॉर्मलता काउंट किया जाएगा। जैसे आयनिक ठोस, जितने भी आयनिक ठोस होते हैं उन सभी की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए हम फॉर्मलता के पदों में ज्ञात करते हैं, ठीक है। उनके आणविक द्रव्यमान के स्थान पर आप क्या यूज करोगे, उनका सूत्र द्रव्यमान। उनके आणविक द्रव्यमान की जगह क्या यूज करोगे, उसका सूत्र द्रव्यमान यानी फार्मूला मास का प्रयोग करते हैं, तथा उनकी सांद्रता फॉर्मलता के पदों में व्यक्त करते हैं। सामान्य रूप में यह मोलरता ही होता है, जैसा कि हमने कहा अभी इसके पहले, ठीक है, मोलरता ही होता है। फॉर्मलता इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का सूत्र द्रव्यमान गुणे आयतन लीटर में। यानी क्या लिखा हुआ है भाई, यानी फॉर्मलता बराबर, ऐसे देख लो, विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का सूत्र द्रव्यमान, विलेय का सूत्र द्रव्यमान इनटू आयतन लीटर में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 1 अपान, इसका जो आयतन है, आयतन किस में चाहिए भैया, लीटर में चाहिए। किस में चाहिए, लीटर में। यदि इसका आयतन लीटर में, यदि लीटर ना अवेलेबल हो तो, यदि आयतन ml में हो जाए तो क्या करना है, कुछ नहीं, ऊपर 1000 से गुणा कर देना है। यानी फॉर्मलता इज इक्वल टू, यदि आप लिखोगे तो फॉर्मलता इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का सूत्र द्रव्यमान इंटू 1000 अपान आयतन ml में, आयतन ml में। आई बात समझ में, इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। यदि इतनी बातें क्लियर हो गई तो सबसे पहली चीज समझो कि आपका ये वाला लेक्चर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने की विधियों में से। क्यों, क्योंकि आपसे नॉर्मलता, आपसे फॉर्मलता, मोललता, ये सारी चीजें, मोल प्रभाज, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, मतलब पूछे गए हैं कई बार, ठीक है। ये सारी चीजें पूछी गई हैं। अब इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, आंकिक प्रश्न। यानी पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस में यदि हम लोग बात करें तो आपके पास जो सोल्यूशन का चैप्टर है ये आपके न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, यहीं पर इसको ओवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊंगा इन सभी टॉपिकों पर न्यूमेरिकल का सेगमेंट, और इन सभी टॉपिकों पर हम लोग लगाएंगे इसके बाद वाले लेक्चर में प्रश्न, ठीक है। आंकिक प्रश्न हल करेंगे और समझेंगे कि ये फार्मूला किस प्रकार से यूज करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल के अंतर्गत। आई बात समझ में? क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।